Dear students, welcome to the today lecture of SDLM, Sales, Distribution and Logistics Management, Unit 5th, Module 5th, Distribution and Supply Chain. Today we will discuss lecture number 34. In lecture number 34, we will discuss two topics. First is Introduction to Distribution Management or System, and second is Channel Integration. In Channel Integration, we will discuss two types of channel integration: vertical marketing system and horizontal marketing system. First of all, we will discuss what is the meaning of distribution management और distribution system. बेसिकली जो distribution system है उसमें मटेरियल की जो डिलीवरी होती है वो मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए एंड कंज्यूमर्स की तरफ होती है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है वो फिनिश गुड्स बनाता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को देता है और उसके बाद रिटेलर से एंड कंज्यूमर्स के पास या फिर इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के पास वो गुड्स पहुंचती है। तो जो मैन्युफैक्चरर से स्टार्ट होता हुआ सिस्टम कस्टमर या कंज्यूमर तक जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट या सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें वो सारे मेथड्स, प्रोसीजर, इक्विपमेंट्स होंगे जो कि गुड्स का फ्लो करते हैं मैन्युफैक्चरर से एंड कंज्यूमर्स की तरफ, जिसमें वेयर हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मटेरियल हैंडलिंग हो गई, इंफॉर्मेशन का फ्लो हो गया। तो किसी भी बिजनेस की जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना इफ़ेक्टिव है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इफ़ेक्टिव होगा तो कस्टमर को सही क्वांटिटी में सही जगह पर आपको वो गुड्स अवेलेबल करा पाएंगे, तो उन गुड्स की, उन प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड बनी रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू पॉइंट ऑफ सेल। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई? पैकेजिंग, इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, एडिशनल। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है वो बिजनेस साइकिल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स के लिए। किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन, चाहे वो होलसेलर्स हों, चाहे रिटेलर्स हों, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, उनका प्रॉफिट मार्जिन किस पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी क्विकली उनके पास जो गुड्स हैं यानी इन्वेंट्री है उनको सेल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा वो सेल्स करेंगे उतना ही ज़्यादा वो अर्न करेंगे और उतना ही ज़्यादा उनके फ्यूचर में बिजनेस की ग्रोथ के लिए वो चीज़ बेटर रहेगी। तो हैविंग ए सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम is also important for business to remain competitive and to कीप कस्टमर सेटिस्फाइड। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या मैनेजमेंट इफेक्टिव है वो मार्केट में कम्पिटिटिव बनी रहेगी, कंपटीटर के ऊपर उसे एडवांटेज मिलती रहेगी और उसके कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे। नेक्स्ट क्या जाएगा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, की मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हो। सेकंड है कन्वीनियंस, कस्टमर को जहाँ पे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो उनकी कन्वीनियंटली लोकेटेड प्लेस पर उनको प्रोडक्ट अवेलेबल हो। डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्ट रिड्यूस हो, वेस्टेज कम हो, गुड्स हैं वो प्रॉपरली कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूट हों, जो गुड्स हैं उनकी होलसेलर्स, रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू मैक्सिमाइज सेल्स हो, अपने आप को टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज करते रहें और कंपेटिटिव मार्केट में बने रहें। इन्वेंट्री ना तो ज़रूरत से कम हो ना ज़रूरत से ज़्यादा हो, इन्वेंट्री प्रॉपर क्या रहनी चाहिए? कंट्रोल रहनी चाहिए। और जो मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स हैं उनका होलसेलर और रिटेलर के थ्रू प्रॉपर क्या होना चाहिए? प्रमोशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या जाएगा? अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। तो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल सक्सेस के लिए और उसे लॉन्ग टाइम में सर्वाइव करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए। तो किसी भी बिजनेस का सक्सेस होना और फेल होना ये उसके डिफेक्टिव, जो उसके इफेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस पर डिपेंड करेगा। किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर इफेक्टिव नहीं है तो वो मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है आज की डेट में है वो केवल प्रोडक्ट्स का मूवमेंट नहीं करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी यानी मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की तरफ, बेसिकली उसके साथ इन्फॉर्मेशन भी गैदर होती है और इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती है जिससे कि फ्यूचर में प्रॉपरली क्या हो सके? ग्रोथ हो सके। तो जितनी भी प्रोग्रेसिव कंपनीज हैं वो अपने जो फोर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर फोर्सेज हैं, उनके थ्रू मार्केट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती रहती हैं और उसी के अकॉर्डिंग है वो डिसीजंस लेती हैं। बेसिकली दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं और दूसरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको लॉजिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो
मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद कर होलसेलर ले रहा है, होलसेलर से सामान खरीद कर रिटेलर ले रहा है, रिटेलर से कंज्यूमर ले रहा है, तो ये तो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, लॉजिस्टिक्स के थ्रू वो सामान एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कर रहा है, उसे हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से फंक्शंस होंगे? कस्टमर सर्विस, शिपिंग, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, फ्लीट ऑपरेशंस, पैकेजिंग, मटेरियल को रिसीव करना, हैंडल करना, वेयर हाउस करना, प्लानिंग करना, इंफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन करना। तो ये सारे के सारे डिसीजंस किस में होंगे? चैनल मैनेजमेंट में होंगे। तो आपका ये जो इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट था ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आता है चैनल इंटीग्रेशन, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का क्या मतलब होगा? पहले कन्वीनियंटली मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स, रिटेलर्स ये आइसोलेशन में काम करते थे, जिसे हम कन्वेंशनल मार्केटिंग सिस्टम बोलते हैं। और उसमें हर कोई पार्टी अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। मैन्युफैक्चरर अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, होलसेलर अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है और रिटेलर अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो लॉन्ग टर्म में कन्वेंशनल मार्केटिंग सिस्टम में चैनल मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं। तो जो चैनल मेंबर्स हैं वो अलग अलग लेवल पर या सेम लेवल पर मिलजुल कर काम करते हैं, तो उसे हम चैनल इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अगर अलग अलग लेवल वाले चैनल मेंबर्स के बीच में इंटीग्रेशन होता है तो इसे हम वर्टिकल मार्केटिंग इंटीग्रेशन ये सिस्टम बोलते हैं। और अगर सेम लेवल के बीच यानी मैन्युफैक्चरर के बीच, रिटेलर के बीच, होलसेलर के बीच इंटीग्रेशन होता है तो इसे हम हॉरिजेंटल मार्केटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रक्चर है जिसमें मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स और रिटेलर एक सिंगल एंटिटी की फॉर्म में काम करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में प्रोड्यूसर्स अलग होते थे, होलसेलर्स अलग होते थे और रिटेलर्स अलग होते थे। लेकिन वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, इसी वजह से वो आपस में मिलकर, कंबाइन होकर, इंटीग्रेशन में होकर अपने अलग अलग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते बल्कि पूरी यूनिट के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? टाइप्स ऑफ वीएमएस, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के टाइप्स। तो 3 टाइप का होता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम: कॉर्पोरेट वीएमएस, कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस और एडमिनिस्टर्ड वीएमएस। तो कॉर्पोरेट वीएमएस का क्या मतलब है? जब चैनल मेंबर खुद ही मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने लग जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट वीएमएस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरर है, वो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है और खुद ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप भी कर रहा है, तो वही मैन्युफैक्चरर है और वही डिस्ट्रीब्यूटर है। तो एक सिंगल ओनरशिप के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशनशिप हो रही है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉर्पोरेट वीएमएस में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एमवे है, अमेरिकन कंपनी है, वो खुद अपने प्रोडक्ट हैं वो मैन्युफैक्चरर करती है, चाहे वो न्यूट्रीलाइट सीरीज हो, चाहे वो उसके कॉस्मेटिक्स की सीरीज हो, चाहे उसके वो होम केयर प्रोडक्ट्स की सीरीज हो, एटीट्यूड है उसके कॉस्मेटिक्स में सीरीज आती है, तो उनको खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती है और खुद ही अपने ऑथराइज जो एमवे स्टोर्स हैं उन्हीं के थ्रू उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की ओनरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन की ओनरशिप कंपनी के पास ही है। सेकंड क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस। इसमें मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन इनके बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट की सबसे कॉमन फॉर्म है वो फ्रेंचाइजी है। तो जिसमें फ्रेंचाइजिंग में 2 पार्टीज होंगी, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजर तो मैन्युफैक्चरर हो गया जो कि अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है, और फ्रेंचाइजी वो ऑर्गेनाइजेशन हो गई या वो पर्सन हो गया जो कि फ्रेंचाइजी ले रहा है। तो उसमें जो फ्रेंचाइजर होता है वो फ्रेंचाइजी को अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की परमिशन देता है, स्टोर लेआउट यूज़ करने की परमिशन देता है, अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन को यूज़ करने की परमिशन देता है, लोगो, सिंबल, पंचलाइन यूज़ करने की परमिशन देता है। तो इसमें जो प्रोड्यूसर है वो डिस्ट्रीब्यूटर को अपने प्रोडक्ट्स है उसके नाम से सेल करने की परमिशन देता है और बदले में उसे एनुअल लाइसेंस फीस मिलती है। जैसे कि जितने भी फूड रिटेलर्स हैं उनको फ्रेंचाइजी मिली हुई है कंपनी की तरफ से, जैसे मैकडोनल्ड की है फ्रेंचाइजी, डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है। तो ये किसके बेस पर है? कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस के बेस पर है। नेक्स्ट क्या है? एडमिनिस्टर्ड वीएमएस। एडमिनिस्टर्ड वीएमएस में मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इस केस में जिस चैनल मेंबर के पास पार होती है
क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है, उसके पास अथॉरिटी पोजीशन है, तो वो बाकी चैनल मेंबर को कंट्रोल करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि HUL है, ITC है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, इनको हमेशा रिटेलर से कॉर्पोरेशन मिलता है। रिटेलर्स इनकी टर्म्स और कंडीशन पे बिजनेस करने को तैयार रहते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो, चाहे सेल्फ स्पेस हो, चाहे प्राइजिंग पॉलिसीज हो, चाहे प्रमोशनल स्कीम्स हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्टर्ड VMS बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या जाएगा? बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो जब कंपनी वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम करती है तो उसका सबसे बेस्ट उससे बेनिफिट क्या मिलता है? दो टाइप से, इंटरनल बेनिफिट और कंपेटिटिव बेनिफिट। इंटरनल बेनिफिट क्या होगा कि इंटीग्रेशन करने से, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम करने से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बेटर कंट्रोल होता है और इन्वेंट्री का प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। और कम्पिटिटिव बेनिफिट क्या मिलता है कि मार्केट में कंपटीटर कोई भी चेंज करता है तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी तुरंत डिसीजन ले लेती है, अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर लेती है, अपने प्रमोशन को चेंज कर लेती है। तो उसके बेस पर वो कम्पिटिटिव फोर्सेज हैं, उन फोर्सेज को न्यूट्रलाइज कर लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम की कॉस्ट नहीं है। अगर कंपनी कॉरपोरेट VMS कर रही है तो वो खुद मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है और खुद डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है। तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम खुद कर रही है तो उसे सेटअप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जगह जगह अपने वेयर हाउसेज ओपन करने पड़ेंगे, अपने रिटेल आउटलेट्स ओपन करेंगे, तो उसमें उसकी जो कॉस्ट है वो इनकर होती है। अब नेक्स्ट आ जाता है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। Horizontal marketing system is an arrangement within a distribution channel in which two or more firms at the same level, वो लेवल चाहे मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो और रिटेलर के बीच में हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इसको करने के पीछे, इस इंटीग्रेशन को करने के पीछे मेन रीज़न क्या है? क्योंकि हर चैनल मेंबर के पास सफिशिएंट रिसोर्स नहीं होते, एक्सपीरियंस नहीं होती, टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो वो आपस में मिलकर रिसोर्स को शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं। तो ज़्यादातर जो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम होता है वो जॉइंट वेंचर की फॉर्म में, स्ट्रेटेजिक अलायंसेज की फॉर्म में, मर्जर या एक्विजिशन की फॉर्म में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो मैन्युफैक्चरर हैं, उन दोनों ने आपस में बीच में जॉइंट वेंचर कर लिया। जैसे हीरो है और होंडा है, होंडा जापान की कंपनी थी, हीरो है इंडियन कंपनी थी, तो दोनों ने मिलकर हीरो होंडा जॉइंट वेंचर कर लिया। तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। ICICI बैंक इंडियन बैंक है, प्रूडेंशियल PLC है वो ब्रिटेन की कंपनी है, तो दोनों ने मिलकर ICICI प्रूडेंशियल के नाम से अपने लाइफ इंश्योरेंस में जॉइंट वेंचर कर लिया। तो ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। इसी तरीके से जब वॉलमार्ट है वो इंडिया में अपना रिटेलिंग में बिजनेस करना चाहती थी, वो तो भारतीय रिटेल के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर कर ईजी डे के नाम से स्टोर्स ओपन किए। तो दो रिटेलर्स, वॉलमार्ट भी रिटेलर है, भारतीय रिटेल लिमिटेड भी रिटेलर है, दोनों ने मिलकर हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम किया। उसके बाद है फ्यूचर ग्रुप ने, जिसका बिग बाजार था किशोर बियानी का, उन्होंने है ईजी डे को एक्वायर कर लिया। तो भारतीय रिटेल के बीच में और फ्यूचर ग्रुप के बीच में, दो रिटेलर के बीच में आपस में क्या? एक्विजिशन। तो ये भी हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम था। और अभी रिसेंटली है फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने क्या कर लिया? परचेज कर लिया, एक्वायर कर लिया अराउंड 28,000 करोड़ रुपए में। तो ये भी क्या है? हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम है। तो दो रिटेलर्स के बीच में, चाहे दो होलसेलर्स के बीच में या दो मैन्युफैक्चरर्स के बीच में। जैसे स्टारबक है, वो कॉफ़ी का जाइंट है पूरे वर्ल्ड में, तो एप्पल ने जब iStore के थ्रू, अपने iTunes के थ्रू है अपना म्यूजिक का काम स्टार्ट किया, तो उन्होंने जो स्टारबक्स के कस्टमर्स थे, उनके जो कॉफ़ी रिटेल आउटलेट्स में थे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है म्यूजिक डाउनलोड करने की परमिशन दी। तो ये एप्पल और स्टारबक्स के बीच में क्या था? स्ट्रेटेजिक अलायंस था। तो ये हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम कहलाएगा। तो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम की एडवांटेजेस क्या हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव होता है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या होगा कि अगर आप अपने सेम प्रोडक्ट के लिए ज्योग्राफिक एक्सपेंशन करोगे तो आपका मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। दूसरा क्या है? इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप। आप
हॉरिजेंटल मार्केटिंग सिस्टम के थ्रू अपने जोग्राफिक रीजन को इंक्रीज कर सकते हो। अगर कहीं इंटरनेशनल ट्रेड करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है एफडीआई की वजह से, तो आप जॉइंट वेंचर के थ्रू, स्ट्रेटेजिक अलायंसेज के थ्रू है वहाँ उस कंट्री में बिजनेस कर सकते हो, तो आपके फॉरेन कंट्रीज में भी जाने के चांसेस हैं वो इम्प्रूव होते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, डिसएडवांटेज ऑफ हॉरिजेंटल मार्केटिंग सिस्टम। धीरे धीरे जैसे है इंटीग्रेशन बढ़ता जाएगा और कंपनीज को इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी आती जाएगी, उसके पास खुद के रिसोर्स होते जाएंगे, तो दूसरी कंपनी को कोऑपरेट करना बंद कर देगी। तो धीरे धीरे जो पार्टनर मेंबर्स थे इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी आ जाएगी, और जब कोऑर्डिनेशन की कमी आ जाएगी तो उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं, और बाद में वो जॉइंट वेंचर है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे हीरो और होंडा के बीच में ख़त्म हो गया, तो हीरो मोटोकॉर्प के नाम से अलग एंटिटी है और होंडा स्कूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम, मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अलग एंटिटी होगी। और लास्ट क्या है, डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम अकेले बिजनेस करते हैं तो सारे डिसीजंस हमें खुद लेने होते हैं, तो डिसीजंस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन जब हम स्ट्रेटेजिक अलायंसेज कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डिसीजन लेना इतना ईजी नहीं होता है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि हॉरिजेंटल मार्केटिंग का क्या एग्जांपल है, नाइकी और एप्पल है, वो एक पार्टनरशिप की उन्होंने, जिसमें नाइकी प्लस के नाम से फुटवेयर बना रहा है, जिसमें कि एप्पल का आईपॉड है वो उससे कनेक्ट हो जाएगा, और जो शूज़ है वो एप्पल के आईपॉड में म्यूजिक के साथ साथ है, एप्पल का आईपॉड है वो आपको बताएगा कि आपने कितने टाइम रनिंग की, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी कैलोरी बर्न की, और आपकी हार्ट पेस क्या थी। तो शूज़ के साथ है एप्पल का आईपॉड कनेक्टिव रहेगा, तो शूज़ तो नाइकी का है और आईपॉड एप्पल का है, तो दोनों मैन्युफैक्चरर है, तो उनके बीच आपस में जो पार्टनरशिप हुई ये क्या कहलाएगी, हॉरिजेंटल मार्केटिंग। तो इसी के साथ ही आपका लेक्चर नंबर 34 इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम एंड हॉरिजेंटल मार्केटिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।